हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कल हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे थे, आज उसका पार्ट 2 है। हमने सेक्शन 1 के बारे में पढ़ा था एंड सेक्शन 2 में हम डेफिनेशन क्लॉज पर चल रहे थे। आज इसको आगे और थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। जी, सेक्शन 2 में हमने कल क्या पढ़ा था? एक तो मैंने आपको इसके शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया था। 74th रिपब्लिक डे पर अमेंडेड है। एक्ट नंबर 47 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। कंसोलिडेट वर्ड इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। जनरल रूल एंड प्रिंसिपल पर एविडेंस जो होता है वो फेयर ट्रायल के लिए काम करता है या फेयर ट्रायल में हेल्प करता है। शॉर्ट टाइटल क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल पर भी, बट एफिडेविट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में ये अप्लाई नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको इन्फोर्समेंट में लाया गया है। डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले हमने कोर्ट पढ़ा था। कोर्ट सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर डिफाइन है, जो क्या बताता है, जिसके अंदर सारे जजेस, सारे मजिस्ट्रेट और पर्सन्स आते हैं। सिर्फ आर्बिट्रेटर इसके अंदर नहीं आते हैं। अगर चाहे तो आप इसको कट कर सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट। हम्म, इसके अंदर यहाँ पर यहाँ पर आर्बिट्रेटर्स नहीं आते। ठीक है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स को आप कट कर सकते हैं। लीगली ऑथराइज होते हैं जो व्यक्ति एविडेंस लेने के लिए, उसे कोर्ट बोला जाता है और कोर्ट ही आपके एविडेंस ले सकती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी एविडेंस होते हैं, लेकिन वो अब तो पता नहीं क्या है, बट वैलिड नहीं होते थे पहले। और अभी भी, अब तो ये है कि अब तो वैलिड हो गए हैं। उसके बाद कॉन्क्लूसिव प्रूफ मैंने बताया था कि अगर एक फैक्ट प्रूफ हो गया तो दूसरे फैक्ट को प्रूफ करने का चांस आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। अगर कोर्ट की नजर में कोई चीज नॉन एग्जिस्टेंस में है तो वो चीज क्या मानी जाएगी? डिसप्रूव मानी जाएगी। ये भी कल आपको बताया था। और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे कि अगर कोई चीज राइटिंग में है, कोई चीज प्रिंटेड है, कोई मैप और प्लान में है, फोटोग्राफ है, लिथोग्राफ है, इंस्क्रिप्शन है, मेटल प्लेट पर लिखी गई है, स्टोन पे लिखी गई है, या किसी तरह का कोई कैरिकेचर डॉक्यूमेंट्स है, किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, या तामपत्र वगैरह जिस चीज पे लिखा गया है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट में आती हैं। आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेजेस, वेबसाइट पे कोई चीज अपलोड हो रही है, कोई लोकेशन ऑफ डिवाइस, वॉइस मेल, ये सब भी चीजें क्या है? डॉक्यूमेंट में आती हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं किसके रिगार्डिंग? एविडेंस के रिगार्डिंग। 2 का क्लॉज ई है डेफिनेशन का। एविडेंस क्या होते हैं इसके ऊपर समझ लेते हैं। एविडेंस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ऑल स्टेटमेंट्स आती है। क्या आती हैं? ऑल स्टेटमेंट्स आती हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली ही क्यों ना दी गई हो, कोर्ट उसको भी परमिट करती है एज अ विटनेस, बाय द विटनेस के द्वारा दी गई है। फैक्ट अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। जो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने ऑल स्टेटमेंट्स दे रहा है। क्या कर रहा है? अपने ऑल स्टेटमेंट्स दे रहा है, उसको बोलते हैं ओरल स्टेटमेंट। अब ओरल स्टेटमेंट कैसे हैं? ऑब्वियस सी बात है, वर्बल है। कैसे हैं? वर्बल है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। सारे के सारे डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के सामने क्या किए जाते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द इंस्पेक्शन के लिए। तो ये सारे के सारे क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसके बाद क्लॉज सेक्शन 2 के क्लॉज एफ की बात करते हैं, जिसके अंदर बताया गया फैक्ट क्या होते हैं। एनीथिंग, जो भी चीजें हैं, कोई भी चीज हो सकती है। स्टेट ऑफ थिंग, किस तरह से मिल रही है वो, क्या रिलेशन है उसका, रिलेशन ऑफ थिंग, ये सारी की सारी क्या है? बाय द सेंस फैक्ट होते हैं। एनी मेंटल कंडीशन, एनी पर्सन इज कॉन्शियस, तो ये भी क्या आएंगे? फैक्ट में आएंगे कि उस पर्सन की क्या मेंटल कंडीशन है। सिंपल। ये सारी चीजें भी फैक्ट में आती हैं। कुछ इलस्ट्रेशन है, जैसे कि कहा जा सकता है, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस। एक सर्टेन ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मानो यहाँ पर ये पड़ा है नाइफ, ये पड़ी है पिस्टल, और यहाँ पर है ब्लड स्टेन क्लॉथ। ब्लड स्टेन क्लॉथ, ठीक है, ब्लड स्टेन क्लॉथ है। ये सारी की सारी एक ही जगह पे मिल रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है? फैक्ट्स में कंसीडर होंगे।
कि हाँ ये ऑब्जेक्ट हमें मिले। पर्सन हियर्ड और सॉ समथिंग, या तो उसने कुछ सुना है, अगर उसने कुछ सुना है तो ये कैसा एविडेंस हो गया, ये हियर से एविडेंस हो गया। ऑल्दो इसकी वैलिडिटी इतनी होती नहीं है, ये वीक एविडेंस में काउंट होता है हियर से एविडेंस, फिर भी ये क्या है, हियर से एविडेंस है। और सॉ समथिंग, अगर उसने कुछ देखा है। और उसके बाद ये भी एक फैक्ट है, अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स, एक पर्सन है जो कुछ वर्ड बोल रहा था, जैसे बोल रहा था कि मान लो हम गली से गुजर रहे हैं और वहां पर दंगा हो जाता है। दंगा होने के बाद पता चलता है कि जिस आदमी को उस दंगे में मारा गया था, आगे चलकर, या मारा नहीं गया था, धमकाया गया था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तू मुझे आज के बाद यहाँ पे दिखा। सम टाइम वो आगे जाता है और वो उसकी डेथ या उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो एक तरह से ये भी सर्टेन वर्ड्स उसको बोलता हुआ पाया गया था, या जिस व्यक्ति ने देखा था कि हाँ ये वर्ड उसको वो बोल रहा था, तो उसके ऊपर शक के तौर पर वो बात जाती है। तो ये भी क्या है, फैक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ में क्या है, सर्टेन ओपिनियन, जो भी आप देते हैं, ये सारी की सारी चीजें फैक्ट में आती है कि उस पर्सन की इंटेंशन क्या थी, उसने कोई काम गुड फेथ में किया है, कैसे किया है, फ्रॉड से किया है, पर्टिकुलरली वर्ड एंड सेंस देखा जाता है, ये सब चीजें फैक्ट में आती हैं। जी है फैक्ट इन इशू। अब कौन सी चीज फैक्ट इन इशू में आती है, ये बात ज्यादा जरूरी है। इंक्लूड्स एनी फैक्ट विच आर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन, या तो वो खुद से प्रूफ हो रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर कपड़ा मिला है खून से भरा हुआ, ब्लड स्टेन, एंड या तो उस चीज का उससे कनेक्शन है, पिस्टल मिली थी जहां पर वो व्यक्ति की डेथ हुई, मर्डर हुआ या डेथ हुई या जो भी है, उसके पास ये पिस्टल मिली थी, तो कहीं ना कहीं इस पिस्टल का कनेक्शन है, हो सकता है उस व्यक्ति ने खुद से खुद को मार लिया हो, सुसाइड कर लिया हो। और नॉन एग्जिस्टेंस भी देखी जाती है कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, डिनाइड, असर्टेड, क्या चीज एक्सेप्ट कर रहा है क्या चीज मना कर रहा है, एनी सूट और प्रोसीडिंग में ये सब चीजें देखी जाती है। जैसे बोला जाता है, अरे ये जो खून से भरा कपड़ा जो लाश के पास मिला था, ये तुम्हारा है? वो कहेगा नहीं जी मेरा तो नहीं है ये। अच्छा तुम्हारा नहीं है ये, तुम्हारा पक्का नहीं है, सोच लो, इस पे जो खून के धब्बे मिले हैं ना, उसे फॉरेंसिक लैब से टेस्ट कराया गया और तुम्हारे ब्लड को टेस्ट कराया गया, उसके दोनों सैंपल मैच होते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार सुना भी है हमने, मैंने तो देखा भी है। एंड एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर एंड कोर्ट रिकॉर्ड इशू इन फैक्ट asserted और डिनाइड आंसर टू सच इज फैक्ट इन इशू, मतलब जो चीज फैक्ट इन इशू में आएगी, मतलब जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो उसका यस में आंसर होगा या उस चीज को वो मना करेंगे। अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है, क्या इलस्ट्रेशन है देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या बोलती है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर बी, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर बी, ए एक्यूज्ड है और उसने बी का खून करा है। एट द ट्रायल स्टेज, जैसी उस व्यक्ति की ट्रायल स्टेज आती है, एक दिन, अब मानो केस फाइल हुआ, एक व्यक्ति ने, ए ने बी का मर्डर कर दिया, मार दिया उसे, मर्डर कर दिया उसका, ठीक है। अब मर्डर करने के बाद क्या हुआ कि ट्रायल चला, ए के ऊपर क्या हुआ, ट्रायल चला। अब ट्रायल चला तो ए से पूछा, ए कॉज बीज डेथ, A intend to cause B's death. A had received grave and sudden provocation from B. उसके बाद A that A time of doing that act which B's death was reason of unsound of mind incapable knowing its nature. ठीक है, A ने B को मारा, A की इंटेंशन थी, A ने रिसीव भी किया बी की तरफ से एक सडन प्रोवोकेशन अपने आप को बचाने के लिए, जैसा भी होता है। अब बी ने जब ये काम किया तो उस टाइम पे उसका जो वो उस टाइम पे उसका जो नेचर था वो कैसा था, अनसाउंड ऑफ माइंड था। ये सारी चीजें चेक होती है एट द टाइम ऑफ ट्रायल। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कॉज देख रहे हैं व्यक्ति का। उसके बाद दूसरा क्या देख रहे हैं, इंटेंशन क्या है उसकी, कैसे मारा, कहीं सेल्फ डिफेंस में तो नहीं मारा। दूसरा देख रहे हैं नेचर, नेचर ऑफ ऑफेंस, है ना, नेचर ऑफ कॉज देख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, नेचर ऑफ ऑफेंस देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद माइंड कैपेबिलिटी भी एक ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है, कि बंदे का उस टाइम पे स्टेबिलिटी, माइंड स्टेबिलिटी कितनी थी। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास टू के क्लॉज एच की बात कर लेते हैं। तो मे प्रिज्यूम आता है यहाँ पर, वट एवर वेन एवर इट इज प्रोवाइड दैट अधिनियम, द कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, it may be either regard such as proof unless and until it is disproved or may be call for proof of it। अगर कोर्ट किसी चीज को प्रेज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये चीज प्रूफ हो चुकी है, अनलेस और अनटिल अगर उसको डिसप्रूव्ड या मे कॉल फॉर प्रूफ इट के लिए ना बुलाया गया हो। अधिनियम के द्वारा क्या कहना चाहता है
whenever it is provided by this अधिनियम that the court may presume of a fact, कोर्ट जो है फैक्ट को प्रेज्यूम कर लेती है, इट मे बी रिगार्ड आइदर रिगार्ड सच एज प्रूव्ड, कि जो भी चीजें हैं वो प्रूव हो चुकी है, फैक्ट प्रूव हो चुके हैं, और जब तक उसको कोई डिसप्रूव करने के लिए नहीं आता है तब तक। जैसे बोला गया कि हाँ जी, ए ने ना सुभाष को मुक्का मारा था, ए ने सुभाष को क्या मारा था, मुक्का मारा था, सिंपल, मुक्का मारा था। अब कोर्ट मान लेती है ठीक है मारा था, तब तक कोर्ट की नजर में वो प्रूव्ड है। अचानक से सुभाष के वकील साहब आते हैं, एडवोकेट साहब आते हैं और वो बोलते हैं जी नहीं, नहीं मारा था, मेरे पास प्रूफ है। समझ आ गई? तो मे प्रज्यूम की चीजें जो कोर्ट की नजर में प्रूव होती हैं, आप उसको डिसप्रूव करके बदल सकते हैं। नॉट प्रूव मतलब ए फैक्ट सेट टू बी नॉट प्रूव्ड, आइदर प्रूव्ड और नॉट डिस्प्रूव्ड। नॉट प्रूव मतलब अभी तक कोई भी चीज जो है वो प्रूव नहीं हुई है। अ फैक्ट सेट टू बी नॉट प्रूव व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड और नॉट डिस्प्रूव्ड, ना तो उसको प्रूव किया गया है और ना ही वो डिसप्रूव की कैटेगरी में आता है। Proved, a fact said to be proved when considering matter before it, court either believe it is exist and consider existence and prudent man out to be under circumstances in particular case supposition the existence। प्रूफ फैक्ट वही होते हैं जो ऑलरेडी प्रूव हो जाते हैं, कोर्ट मान लेती है कि इसकी एग्जिस्टेंस है, इसमें ये हुआ होगा, तो वो सारी के सारी प्रूफ कैटेगरी में आते हैं। ये हमारी आज जे तक की डेफिनेशंस थी जो हमने अभी करी है। आगे भी कर लेते हैं इसको। अब आती है रेलिवेंसी की बात, मतलब कि रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं। अ फैक्ट सेड टू बी रेलिवेंट अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू विद द अदर एनी वेज रेफर टू प्रोविजन ऑफ द अधिनियम रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। मतलब जैसे मानो कि ये ए के फैक्ट है और ये बी के फैक्ट है, सेम कॉज है यहाँ पर। सेम कॉज ठीक है। अब इसके जो भी फैक्ट है ना, और इसके जो भी फैक्ट है वो दोनों के इस चीज को रेलिवेंसी प्रूव कर रहे हैं। तो रेलिवेंसी फैक्ट मतलब एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए एक फैक्ट प्रूव किया, दूसरा फैक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। कैसे बताऊं इसको, मतलब एक जो चीज है वो दूसरे वाली चीज से कनेक्टेड है, इस तरह से कि मोहन गया था सोहन के साथ, तो मोहन ने भी मारा तो ऑब्वियस सी बात है सोहन ने भी मारा, इस तरह से। शेल प्रेज्यूम की बात करें तो शेल प्रेज्यूम क्या है, इट इज डायरेक्टेड बाय द अधिनियम दैट द कोर्ट शेल प्रेज्यूम अ फैक्ट शेल फैक्ट एज प्रूव अनलेस अंटिल इज डिस्प्रूव्ड। शेल प्रेज्यूम मतलब वही बात है कि अधिनियम कोर्ट शेल प्रेज्यूम अ फैक्ट, मान लिया शेल प्रूव है, जब तक उसको कोई डिस्प्रूव नहीं करेगा तब तक वो चीज कोर्ट की नजर में प्रेज्यूम में मानी जाती है। मे प्रेज्यूम को कई बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, बट शेल प्रेज्यूम में चांसेस मिल जाते हैं कि आप वहां पे उस चीज को डिस्प्रूव करा सकते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चीजें वर्ड एंड एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड, जो वर्ड एंड एक्सप्रेशन बैटरी बैटरी वर्ड एंड एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा एंड भारतीय न्याय संहिता शेल हैव अ सेम मीनिंग असाइन इन द सेम एक्ट। मतलब जो अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए वो इनमें डिफाइन किए गए हैं, इतना सा कह रहे हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी वो ओवर हो गया है। कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट को समझने के लिए। ये अपने आप में 3 से लेकर जितने तक भी है उसको पूरा देखेंगे, शायद 55 तक इसको देखेंगे अच्छे से और अच्छे से समझेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और औरों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।